चुनावी चुस्की में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हैं लोहागढ़ मतलब भरतपुर में। जी हां, 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर यहां की लोकसभा सीट बनती है, जिनमें से 7 विधानसभा सीट भरतपुर जिले की हैं और 1 विधानसभा सीट अलवर जिले की है, कठूमर। और यहाँ आप देख सकते हैं चाय पर चर्चा करने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो चुनावी चुस्कियों का लुत्फ लेते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या गर्माहट है उसको चाय की चुस्की के साथ महसूस भी करते हैं और चुनाव की चर्चाएं होती हैं। राजनीतिक गलियारे इस वक्त गुलजार हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और भरतपुर में हम लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, भरतपुर के लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि आखिर भरतपुर की जनता क्या सोचती है। चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। चाय भी आ गई है, चाय की चुस्की के साथ ही शुरुआत होगी। चाय लें आप सबसे पहले और चाय के साथ हम आपसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जो मतदाता है उसका मन क्या सोच रहा है? मतदाता चाहता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ से आए और कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ बने सांसद। पिछले 5 सालों की तुलना अगर अपन करें तो किस निष्कर्ष पर पहुँचता है मतदाता? कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है बदलाव होना चाहिए और विकास अगर हुआ हो तो उस पर मत डलने चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, एक सज्जन हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करते हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मतदाता का मन क्या सोच रहा है? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन भरतपुर का मतदाता भरतपुर के प्रति एक तो उदासीन है। यहाँ कोई विकास नहीं है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और नगर निगम में पार्षद भी हूँ। तो हमने ये देखा है इस जगह का मतदाता हर बार वोट देता है विकास के लिए, क्या विकास होगा, लेकिन हर बार ठगा सा रह के जाता है। इस जगह सीवरेज के नाम पे उधेड़ा जा रहा है भरतपुर। पानी की समस्या यों की यों ही है। हमारे अगर सांसद इस जगह हैं तो सांसद को कम से कम ये करना चाहिए था कि हमारा यूपी से बॉर्डर टच है, तो मथुरा भरतपुर का बॉर्डर है, जहाँ बालाजी के लिए दिल्ली से भी यात्री आते हैं, लेकिन वो रोड का आज तक कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल डैमेज पड़ी हुई है स्टेट हाईवे। यहाँ कोई पार्टी बंदी की ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादातर पार्टी यहाँ विकास के लिए जिताते हैं और निर्दलीय भी जिता सकते हैं अगर कोई विकास के लिए आए तो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पार्टियों से बिल्कुल अलग थलग विकास को वोट मिलना चाहिए और विकास अगर कोई कराता है, एक अच्छा परिपक्व चेहरा सामने आता है जो विकास को लेकर आगे बढ़े, तो इनका कहना है कि निर्दलीय को भी भरतपुर जिता सकता है। बड़ी बात है आज के ज़माने में, आज के इस दौर में जहां पूरे देश में अभी राजनीतिक माहौल गर्म है, उस दौर में इस तरह की बात सुनना मतदाता के मुंह से बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। आपसे हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये चुनाव हो रहा है, ये कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चुनाव मान लो। जिस तरह आज वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है, तो कुल मिला के देश की रक्षा, देश की अखंडता, इसके ऊपर ये सारा चुनाव हो रहा है। वर्तमान में क्षेत्रीय मुद्दे भी प्रमुख हैं। आज जैसे भरतपुर की स्थिति है, भरतपुर का युवा व्यवसाय देख रहा है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। एनसीआर और टीपीजेड ट्रिपोजियम के कारण सारे उद्योग धंधे यहाँ के बंद हो गए। पीने का पानी नहीं है जिले में, किसानों के सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जमुना का पानी आना चाहिए, वो जमुना का पानी नहीं आया। 3 नदियाँ हमारी बंद हो गई, वो पानी इधर हमारा पाचना बांध से पानी आना चाहिए था, वो पाचना का पानी नहीं आया। पर्यटन के मानचित्र पर यह जिला होना चाहिए था। यहाँ त्रिकोण बनता है, आगरा और फतेहपुर सीकरी, भरतपुर। या भरतपुर में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थान हैं जो पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आए। तो ये रोजगार का चुनाव है, किसान का चुनाव है, देश का चुनाव है। ये बहुत सारे मुद्दे इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। बहुत सारे मुद्दे भरतपुर में इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। इनका कहना है कि ये विकास का चुनाव है, रोजगार तराशते युवा का चुनाव है, पर्यटन के मानचित्र पर भरतपुर को होना चाहिए क्योंकि त्रिकोणीय पर्यटन का क्षेत्र ये बनता है। आपसे हम बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम समस्या आपके सामने जो साथी बैठे हैं उन्होंने बताई हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव सामने है और सबसे बड़ी चीज़ मेरा कहना ये, हम व्यापारी वर्ग से आते हैं। किसी भी क्षेत्र का निर्माण, किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का विकास जब भी संभव है, या तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़े, या पर्यटन का विकास हो सके, या शिक्षा का व्यवसाय हो सके। काफ़ी अभी बेरोजगार भी हैं, तो उनको भी रोजगार अवसर मिलने चाहिए, हमारा सोचना। पिछले जो आपके लोकसभा सांसद रहे, क्या इस जो आप समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं के निराकरण में अपनी भागीदारी निभा पाए पूरी तरह से? देखिए, निभाए ऐसा आज सबसे बड़ी चीज़ है, देश देख रही है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को विकास के रूप में जनता एक अच्छा एक लीडर मानती है। जब से जीएसटी आया, आप ये देखें, देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी है, देश की जीडीपी जो है 27% तक सुधरी है। नोटबंदी आई, उससे भी हालांकि तकलीफ जरूर हुई लोगों को, लेकिन जो काला धन है वो भी समाप्त हुआ। जो पुरानी करेंसी, फेक करेंसी
सी चल रही थी वो भी सारी समाप्त हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले भी जो हम तो ये कहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार आए और देश हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि 8 जो है विधानसभा इसमें लगती हैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में, अच्छा अगर प्रतिनिधि आए तो लोग चुनेगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा प्रतिनिधि आएगा तो लोग चुनेंगे, जनता चुनेगी, इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जनता नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा इनका? जी, क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक तो स्पष्ट करा दूं, भरतपुर की राजनीति के पर तो भरतपुर विधानसभा लोकसभा में 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जीती है। तो ये स्पष्ट है कि भरतपुर में जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साथ, पूरे समाज के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ और जो झूठ बोला है उसको जनता जवाब देगी। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 6 तरीके जिस तरीके से भाजपा के यहाँ मेरे साथी बैठे अपना खाता तक नहीं खोल पाए, तो जनता यहाँ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी होते हैं अभिजीत, जिनके नाम के आगे जीत है, निश्चित ही जीत होगी और 2019 में चुनाव में अभिजीत यहाँ से जीत के जाएंगे और हम सबके मुद्दे, विकास, चंबल, जो यहाँ पे पानी। चलिए, इनका कहना है अभिजीत की जीत निश्चित है और तमाम आरोप भी आप लगाते नजर आए। कोई इनकी बात का जवाब देना चाहेगा इधर से? क्या कहते हैं आप? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का जो टिकट अभिजीत जी को मिल रहा है वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। कि मौजूदा जो सांसद हैं बहादुर सिंह कोहली, वो टीवी चैनल के एक माध्यम से खुद ही अपनी पार्टी की सारी कारनामे खुद ही खोल चुके हैं। इससे ज़्यादा बड़ी पोल क्या होगी इनके पास? तो बीजेपी का अंत हो लिया। आपसे हम बात करेंगे। काफ़ी देर से आप सुन रहे होंगे, लोग कह रहे हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कितना इत्तेफाक इनकी बात से रखते हैं आप? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव पूरे देश की संसद है और संसद एक बहुत बड़ी पंचायत है जो देश के हित की निर्णय लेती है। मैं अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि मोदी जी के बोरी बिस्तर बांधने का समय आ गया। आज से 500 वर्ष पूर्व जब तक इनकी लगातार 10 वर्ष सरकार चली है, उस समय पे इतना भ्रष्टाचार हुआ। इन्होंने घटक दल इकट्ठे करके एक सरकार बनाई थी, उसमें इतनी बंदर बांट लूट हुई थी, चाहे वो 2G की हो, चाहे कोयले की हो, बहुत सारे A से Z तक के घोटाले किए गए थे। उसके बाद जो देश की सुरक्षा और गरिमा का सवाल होता है, हिंदुस्तानी को फ़ख्र होता है अपनी देश की सम्मान पे। आपने देखा है चाहे सीमाओं पे जिस प्रकार से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, चाहे चीन को डोकलाम में जिस प्रकार का जवाब दिया, आज से पूर्व मोदी जी से पूर्व किसी ने इतने ठोस निर्णय और ऐसी इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया है। ये सिर्फ मोदी जी में खोट निकालना चाहते हैं। इनके पास जो नेतृत्व है वो अपना एक बार एजेंडा तो बतावे। चलिए, किसी की खोट निकालने से कुछ नहीं होता, वोट से मामला होता है, वोट से चोट होती है। और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तारीख नज़दीक है, ये जनता क्या चोट करेगी ये हम जानेंगे। एक और सज्जन हमारे साथ है, आपसे हम बात करते हैं। ये बार बार कहा जाता है कि मोदी जी के समय रक्षा हुई देश की, सेना ने काम किया, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? देखिए, पिछले 2014 के चुनाव के बाद पूरे देश में एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसे समझो जैसे देश की निर्माण 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया हो। देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना ऐसा अखंड योगदान दिया जो आज अपन जो देख रहे हैं, आज जो पृष्ठभूमि देश की दिख रही है वो कांग्रेस की देन है। देश को वर्गला करके पिछले 2014 के चुनाव में युवाओं को, देश के किसानों को वर्गला करके देश की अखंडता संप्रभुता के नाम पर देश को ठग करके, राष्ट्रवाद के नाम से एक बहुत बड़ी ठग करके इस देश का ऐसे समझो जैसे 2014 में इन्होंने निर्माण किया हो। चुनावी चुस्की में हम हैं लोहागढ़, भरतपुर, वो लोहागढ़ जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, एक अजय दुर्ग रहा और अब अपने मत से जीतना चाहेंगे सांसद यहाँ पर। लेकिन जनता क्या सोचती है, किसको जिताने वाली है? अब देखिए, राजस्थान के आनो बान शान साफे के साथ हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आपसे जानेंगे साहब क्या लगता है भरतपुर की जनता का मूड कैसा है? जनता का मूड जो कि आज तक किसी ने कुछ काम नहीं किया किसानों के लिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट, यहाँ भरतपुर में आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने चालू की है, आज तक नहीं हुई। ये झूठे जुल्म कब तक चलते रहेंगे? और इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। झूठे जुल्मे कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। दोनों पार्टियां शामिल हैं? हाँ, दोनों पार्टी शामिल, पर अब ये ज़्यादा है बीजेपी और कांग्रेस कम है। चलिए, किसानों का दर्द सामने आ रहा है, किसानों की बातें सामने आ रही है। किसानों के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन दोनों पार्टियां सिर्फ बातें करती रही और बात ही बातों में किसानों के मुद्दे हवा होते चले गए। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए, इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये सज्जन हमारे साथ हैं, बिल्कुल नेताजी की ड्रेस में हैं आप। क्या लगता है जो सिनेरियो बन रहा है इस समय, भरतपुर क्या कह रहा है?
भरतपुर पार्लियामेंट का जो चुनाव है जातिगत समीकरण पे कांग्रेस के प्रति हमेशा यहाँ इससे पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी चुनाव यहाँ, और कांग्रेस ने ही भरतपुर के विकास में योगदान दिया है। जितना डेवलपमेंट भरतपुर जिले में है वो सब कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका कोई प्रतीक चिन्ह है भरतपुर में? आज भरतपुर के अंतर्गत जितना भी, चाहे चंबल की योजना की बात ले लें, चाहे हम रोडवेज के बस स्टैंड की बात ले लें, चाहे ये सामने पार्क दिख रहा है जिसमें अपने नेहरू जी का पार्क है उसको ले लें, या शहर में सर्कुलर रोड की आधार जो सिला है वो भी कांग्रेस में शांति धारीवाल जी ने रखी। इस भरतपुर में सारे डेवलपमेंट के काम जितने भी हैं, रेलवे के क्षेत्र में हो चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कांग्रेस। किसानों से अभी हमारी बात हो रही थी। किसानों का कहना तो यह है कि बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है किसान। हर बार सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है। आप पानी की बात कर रहे हैं, पांचना डैम का पानी आज तक नहीं आ पाया है। रोजगार के लिए भरतपुर का युवा तरस रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी जिन बातों को लेकर के सत्ता में आए, जो घोषणा उन्होंने की 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रत्येक गरीब को हम उनका जीवन कायाकल्प कर देंगे, 15-15 लाख उनके खातों में देंगे, विदेश से पैसा आएगा उसको यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को देंगे। आज बेरोजगारी के मारे मारे नौजवान फिर रहा है, किसी को रोजगार नहीं है। किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी, कोई किसान की आय दोगुनी नहीं की उन्होंने। किसान ठगा सा महसूस करता है, परेशान रहता है। युवा रोजगार के लिए परेशान रहता है। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों का भी खस्ता हाल नजर आता है। उखड़ी हुई सड़कें भरतपुर में यहीं कहीं देखी जा सकती हैं। पानी की समस्या बड़ी रहती है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करते हैं। आप भी बिल्कुल पूरे अभी चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। मैं ऐसी मूड में रहता हूँ हमेशा। तो अभी आपका मूड क्या कहता है? देखिए, अभी मेरे बड़े भाई गिरीश जी ने कहा कि भरतपुर में भाजपा के विकास के निशान नहीं है। भाई साहब कैसे बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज भाजपा का देन है, इंजीनियरिंग कॉलेज भाजपा का देन है, यूनिवर्सिटी भाजपा की देन है, जिन्होंने भरतपुर का विकास इतना ज़बरदस्त किया है। आज सैकड़ों नए डॉक्टर आ गए और मेडिकल की ऐसी मशीनें आ गई जिनके लिए हमें जयपुर जाना पड़ता था। दूसरी बात आ रही है चुनाव का मुद्दा। मुझे लग रहा है इस बार चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो रहा है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं लोग, 55 साल में बेरोजगारी नहीं बढ़ी क्या? 5 साल की देन है ये? भ्रष्टाचार के 5 साल का देन है क्या? किसानों के MSP 42 रुपये सरसों की मोदी सरकार ने की है। ये मुद्दे बेरोजगारी के ये तो चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा राष्ट्र बचाने का है। लेकिन साहब रोजगार अगर नहीं रहेगा तो राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? रोजगार के लिए देखिए स्किल डेवलपमेंट दिया है। 2 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन से लोन लिया है। रोजगार का मतलब मैं ये नहीं मानता केवल सरकारी नौकरी दिया जाए। रोजगार का मतलब है स्वरोजगार पैदा किया जाए। चलिए, स्वरोजगार हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये इनका कहना है। और इस तरफ ये युवा साथी हमारे साथ हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है युवाओं को रोजगार मिल पाया है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय इन चुनावों में युवा मुख्य भूमिका निभाएगा। कोई भी सरकार को अगर आप देखें युवा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप देखें बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, खातों में हम पैसे पहुंचाएंगे। कहाँ हुआ ये चीज़ है? मैडम की सरकार अभी रही थी, मदरसा शिक्षा पर इन्होंने इतनी राजनीति करी है कि आप देखें कांग्रेस के गहलोत साहब भर्ती निकाल के गए थे, उसके बाद में मदरसा शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस का मतलब मुसलमानों से है या फिर मुसलमानों का मतलब बीजेपी से है? आप ऐसी राजनीति क्यों करते हैं? मतलब युवाओं को आप क्यों भटकाते हैं इस मुद्दे पर? भरतपुर की भौगोलिक स्थिति अगर देखें आप, यहाँ कोई रोजगार का संसाधन नहीं है। कांग्रेस की सरकार अभी आई है, हम 5 साल से बीजेपी की सरकार को देख रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया रोजगार देने के लिए? वो रोजगार देने का वादा करते हैं, कहाँ है रोजगार? चलिए, रोजगार ढूंढे नहीं मिल रहा है, ये इनका कहना है। और कुछ लोग हैं इधर, हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। ख़ासतौर पर अपन बात करें, पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती है, लेकिन एक चेहरा भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब चुनावी मैदान में चेहरे उतरते हैं, व्यक्तित्व उसका महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह के व्यक्तित्व का व्यक्ति है जिसको जनता चुने। तो आपको लगता है पार्टी को वोट देना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को वोट देना चाहिए? देखो, दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। आपने जो दोनों बात बताई है, पार्टी भी महत्वपूर्ण है और व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि श्रीमान बहादुर सिंह जी कोहली यहाँ से विगत दिनों सांसद थे, उनका क्या स्टेटस था और अभी उनका स्टिंग हुआ है वो। और एक जो कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी उतारे BRS लेके आए हैं, IRS ऑफिसर हैं, तो पढ़े लिखे का और एक उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, पार्टी क्या आती है? विगत 5 वर्षों में यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, राज्य में भी भाजपा की थी, केंद्र में भी भाजपा की थी, विधायक भी भाजपा के थे, MP भी भाजपा के थे। आज आप भरतपुर में देखिए, इन सभी से आपको मूड पता पड़ गया होगा भरतपुर का कि यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो रहे, बेरोजगारी में भरतपुर ठगा हुआ है, किसानों के मुद्दे पे जीरो, सुजान गंगा सड़ रही है, बीजेपी वालों को वोटों की पड़ रही है। बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं। सवाल ऐसे ऐसे हैं कि जिनके जवाब तलाशना
बहुत मुश्किल है, लेकिन जवाब तो तलाशना ही पड़ेगा। जवाब नहीं तलाशेंगे तो देश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आप क्या कहते हैं? तमाम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। ऐसा है कि जिन लोगों ने जो कहा है, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद ही क्या राष्ट्रभक्ति देश के अंदर आई? क्या मोदी जी ने 2014 के बाद विदेश में अपना परचम फहराया? ये उस बात को भूल गए जिस समय इंदिरा गांधी ने 71 में अमेरिका के विरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के ऊपर छतरी लेके खड़ा हुआ था। वो सम्मान था, क्या आज वो सम्मान है? जहां अभी मेरे नौजवान साथी ने रोजगार की बात की है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, रेलवे भर्ती के अंदर इन बेरोजगार युवकों से जो 2 अरब रुपए इकट्ठा किया है, जो 2 अरब रुपए इकट्ठा किया है, क्या ये बेरोजगार के साथ एक मजाक नहीं है? वादे ही रह जाते हैं। इनका कोई जवाब देना चाहेंगे इधर से? चलिए उधर से हम बात करते हैं। एक युवा सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, इतनी सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं? ये बहुत सारी बातें मैंने वक्ताओं की सुनी। मुख्य रूप से ये 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव 100% उस दिशा में चुनाव चला गया। रही बात यहाँ के जो फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है, आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो रात और दिन 24 घंटे आम जनता के बीच में रह करके सड़क पर खून पसीना बहाता है, उसको नेगलेक्ट करके एक फिलहाई हवाई जहाज के जरिए कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया गया। तो ये लोग हम गरीबों की, आम जनता की, युवा की आवाज़ को कहां संसद में जाके उठाएंगे? आज हमें भरतपुर से एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो, सुख दुख का साथी हो और हमारे भरतपुर के बेरोजगारी, बंद पड़े हुए कारखानों को खुलवाने, किसानों के लिए बिजली पानी की समस्या का समाधान की आवाज़ को संसद में उठा सके। जी बिल्कुल, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं और जवाब भी बहुत सारे हैं। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से लड़े, जो भी सांसद बने, अपना सा हो, जो अपना दर्द समझ सके, भरतपुर की टीस समझ सके, भरतपुर का विकास कर सके, भरतपुर के युवाओं को रोजगार दिला सके और भरतपुर को एक बार फिर से ठीक वैसा ही शीर्ष पर ले जा सके जब कभी भरतपुर लोहागढ़ के नाम से शीर्ष पर हुआ करता था। चुनावी चुस्के में लोहागढ़ में बात हो रही है, भरतपुर की जनता से चाय की चुस्कियों के साथ बात हो रही है, क्योंकि हमारा ये विशेष कार्यक्रम है चुनावी चुस्के। चलिए चुनावी इस चुस्के में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक युवा साथी की तरफ और आपसे हम जानना चाहेंगे, युवाओं की अगर खासतौर पर बात करें, क्योंकि युवा देश की रीढ़ है, देश का निर्माता है, भविष्य निर्माता है, क्या लगता है किस तरफ जा रहा है भविष्य? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मोदी जी का 2014 का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही, वर्तमान समय में देखा जाए कि उन्होंने 1% किसी भी रोजगार को बेरोजगार कर दिया। यहाँ तक कि उनके नेताओं ने पकौड़े तलने की नसीहत दे डाली। एक मैं अपने भाई से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे भाई ने एक जवाब दिया कि पैरासूट कैंडिडेट को लाके कांग्रेस ने यहाँ उतारा है। पैरासूट कैंडिडेट पैरासूट कैंडिडेट नहीं है वो बंदा नदवाई विधानसभा का रहने वाला है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारा भरतपुर का बंदा भरतपुर चुनाव नहीं लड़ सकता। 2014 में मोदी जी ने इतने सारे वादे किए रोजगार को लेके कि हम भरतपुर विधानसभा की बात करते हैं, भरतपुर विधानसभा में 15 साल से बीजेपी का विधायक था। आप भरतपुर की स्थिति देख सकते हो, नदी नालों को देख सकते हो, शहर की सफाई व्यवस्था को देख सकते हो, पूरी तरीके से भरतपुर की व्यवस्थाएं चौपट कर दी। आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या लगता है लोकसभा चुनाव जिस तरह के आरोप अभी लोग लगा रहे हैं जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लोकसभा चुनाव जो मुद्दे हैं ना, जो मोदी जी के मुद्दे उन्हीं पे होगा और मोदी जी जीतेंगे। किस तरह आप कहना चाहते हैं, क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? थोड़ा सा राष्ट्रीय लीडर को पैदा हुआ है तो यही हुआ है, जो राष्ट्रभक्त और देशभक्ति है ना और लोगों में नहीं में रही है। इनका कहना है कि फिर से मोदी सरकार आएगी और अलग अलग आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं, अलग अलग बातें यहाँ पर होती हैं, अलग अलग सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहब, आप जिस अनुभव के चश्मे से देख रहे हैं राजनीति का जो पूरा माहौल है, और आपने शुरू से जब से आप वोट देने लगे होंगे तब से कितनी सरकारें आपने देखी, कितने नेताओं को आते जाते देखा है, किस निष्कर्ष पर आप पहुँचे हैं इस वक्त? क्या लगता है आपको कि आपके इतने सालों का जो बार बार वोट का देने की जो आपकी प्रक्रिया है वो कहीं सार्थक हो पाई है? वर्तमान में चुनाव 2 मुद्दों पर हो रहा है, देश के विकास का और देश की आत्मरक्षा का, सुरक्षा का, संप्रभुता का। सन 71 में जब भारत पाकिस्तान से भिड़ा बांग्लादेश आज़ाद कराया इंदिरा गांधी ने, उस समय भी देश की सुरक्षा और मान सम्मान बढ़ा रहा। जो भी सरकार आएगी वो देश की सुरक्षा करेगी, लेकिन जनता को चाहिए विकास।
जो मुद्दे पर आप चुनाव लड़के आए सत्ता में, क्या वो मुद्दे पूरे हुए, ये प्रश्न है। 10वीं की परीक्षा पास हुई नहीं आपसे, और BA की परीक्षा सर्टिफिकेट ले आए यूपी से। मोदी जी ने यही किया है, 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, 14 का जो मैनिफेस्टो था वो लागू नहीं किया देश के अंदर। आज देश का जवान नौजवान बेरोजगार है, विकास नहीं हुआ है। और जहाँ तक भरतपुर की बात है तो जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने भरतपुर में विकास की तरफ कभी देखा ही नहीं। क्या लगता है आज भी भरतपुर तरस ही रहा है? देखिए, ये चुनाव जो है वो देश का चुनाव है। दो तरह के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव। विधानसभा का चुनाव प्रदेश का विकास कराता है, देश का चुनाव देश की सुरक्षा के लिए होता है। आज देश की सुरक्षा की हम बात करें तो अभी इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देशद्रोह की जो धारा है उसको खत्म करने जा रही है। जब देशद्रोह की धारा ही खत्म हो जाएगी, देश में कोई भी पाकिस्तान झंडा फहरा सकता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कर सकता है। और रही मोदी जी की, अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो जब बम्बई में कांड हुआ 166 लोग मारे गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने पुलवामा में 40 लोग जवान मारे गए तो उसमें कार्रवाई हुई। सेना कार्रवाई करती है, इसमें संदेह नहीं है, सेना कार्रवाई करती है, लेकिन सेना को आदेश देने वाले तो हो। अब तक क्यों नहीं आदेश दिए गए? चलिए, देश का भविष्य कौन बनेगा ये तो भविष्य के ही गर्भ में छिपा हुआ है। जनता तय करेगी, उनका मतदान तय करेगा कि आखिर कौन देश का अब भविष्य बनने जा रहा है। एक किसान हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा दूर पड़ रहा है। अब बताएं क्या 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 कहना चाह रहे हैं? हम किसान हैं और बार बार कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, वो ये ही बोलती है हम किसानों का बहुत कुछ करेंगे, गेहूँ उनकी रेट बढ़ाएंगे। अब लेवी चालू की है, लेवी में केवल मात्र 5 लोगों को लाया ले रही है सरसों, बाकी का किसी का नहीं है। किसान चिल्ला रहे हैं, धूम में पड़े हैं, मगर किसी को वो नहीं है कोई भी। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। चलिए, आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी सोच समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई। जब हम नगर पालिका या नगर परिषद की बात करते हैं तो हमारे लोकल के चुनाव होते हैं वहाँ की समस्याओं के लिए। जब हम जिले स्तर की या उससे ऊपर के स्तर की बात करते हैं तो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात करते हैं तो लोकसभाओं के चुनाव होते हैं। ये लोकसभा के चुनाव है और यहाँ मुद्दे लोकल ना होकर राष्ट्रीय हित के मुद्दे होने चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो इस देश में बोल्ड डिसीजन ले सके, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। जिसने भी बोल्ड डिसीजन लिए उसने इस देश को पसंद किया। इंदिरा जी ने बोल्ड डिसीजन लिए थे, इंदिरा जी को पसंद किया। अब पिछले 5 वर्षों में अगर मोदी जी बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे बालाकोट वाली घटना हो, या और भी बहुत सारे के नोटबंदी का है, GST का है, बहुत बोल्ड डिसीजन लिए बिना किसी स्वार्थ के। अगर वो बोल्ड डिसीजन लेने से डरते, राजनीतिक सोच रखते तो शायद ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जो डिसीजन है वो बोर्ड लेता है, बोल्ड डिसीजन लेता है तो जनता उसे पसंद करती है, जनता उसे दिल्ली तक पहुंचाती है, वहां का सर्वे सर्वा बनाती है और वो व्यक्ति जनता के दिलों पर राज करता है जो बोल्ड डिसीजन लेता है, चाहे वो भाजपा का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे फिर किसी और पार्टी का रहा हो। फिलहाल मुझे और मेरे साथी घनश्याम और यासीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।